नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज कुछ दिन बाद दोबारा आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। सामान्य ज्ञान के कुछ और सवालों को आपके साथ डिस्कस करूँगा। कुछ दिन मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, तो इस असुविधा के लिए माफ़ी चाहूँगा। शेड्यूल थोड़ा व्यस्त होने के कारण ये मैं नहीं कर पाया। तो आज मैं आपके साथ जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा साथियों, ये जून के महीने में 2023 में जो टैट का एग्ज़ाम हुआ है, टीजीटी टैट का, उसके जो सामान्य ज्ञान के सवाल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको ध्यान हो, मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस इसके ऊपर अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपने हमारे वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उन वीडियोज़ को देखें। तो चलिए, अधिक समय ना लेता हुआ आज के वीडियो में जो पहला सवाल है उस सवाल को डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 है, कृष्णा सागर बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। कृष्णा सागर बांध जो है ये कर्नाटक में है। कर्नाटक को हम मैसूर, पहले कर्नाटक का जो नाम था वो मैसूर था। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि मैसूर किस राज्य का पुराना नाम है। और ये जो कृष्णा सागर बांध है दोस्तों, ये कावेरी नदी पर है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कृष्णा सागर बांध कौन सी नदी पर है, तो आंसर होगा कावेरी। और कावेरी को हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा अगर आपको पूछा जाए तो आंसर होगा कावेरी। और यदि आपको सवाल पूछा जाए बूढ़ी गंगा दोस्तों, तो बूढ़ी गंगा जो है वो हम बूढ़ी गंगा जो है हम कहते हैं गोदावरी को। और गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इस तरह से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। और कभी कभी एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी, ये जो कर्नाटक राज्य है इसमें जो जल का मुख्य स्रोत है वो कावेरी नदी ही है। लेकिन कुछ राज्यों के बीच में कावेरी को लेकर के, कावेरी के जल को लेकर के कुछ विवाद चलता है। तो ये आपको सवाल पूछा जा सकता है, कावेरी जल विवाद मुख्यतः कौन कौन से राज्य में है? तो कावेरी जल विवाद जो है वो मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी विवाद है मुख्यतः। हालांकि इसमें केरल और पुडुचेरी भी इन्वॉल्व है, पर मुख्य रूप से ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ बांध हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है जो टिहरी, माफ़ कीजिएगा, आपको सवाल पूछा जा सकता है जो टिहरी बांध है। सवाल आपको पूछा जा सकता है जो टिहरी बांध है ये कौन से राज्य में है? जो टिहरी बांध है दोस्तों ये उत्तराखंड पे है। उत्तराखंड में है टिहरी बांध। और सवाल पूछा जाए कि टिहरी बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है भगीरथी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपको यदि पूछा जाए, जो टिहरी बांध है दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाए तो आंसर होगा टिहरी। इस बांध की जो ऊंचाई है तकरीबन 260 मीटर है। आपको सवाल पूछा जा सकता है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है ये कौन से राज्य में है? तो हीराकुंड बांध जो है दोस्तों ये हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में है, उड़ीसा। और ये जो बांध है दोस्तों हीराकुंड, और ये महानदी पर बनाया गया है, महानदी। सवाल आपको पूछा जा सकता है सरदार सरोवर बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरदार सरोवर बांध अगर आपको पूछा जाए तो सरदार सरोवर बांध जो है ये गुजरात में है। और ये जो बांध है ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नर्मदा नदी पर। आपको सवाल अगर पूछा जाए कि फरक्का बांध बताइए, फरक्का बांध जो है कहाँ पर है? तो फरक्का बांध है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। और ये पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में जो सिटी है कलकत्ता, तो फरक्का बांध जो है कलकत्ता में है। और ये हुगली नदी पर बनाया गया, हुगली। हुगली अगर आपको ध्यान हो, ये कलकत्ता शहर जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको सवाल पूछा जा सकता है भाखड़ा बांध, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, भाखड़ा बांध। तो भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध का निर्माण 1948 में और 1948 से लेकर 1963 तक भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया है। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। और ये सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी पर। और अगर आपको सवाल पूछा जाए कि गोविंद बल्लभ पंत, आपको पूछा जा सकता बांध, गोविंद बल्लभ पंत बांध अगर आपको पूछा जाए तो ये
गोविंद वल्लभ पंत जो है ये उत्तर प्रदेश में है और ये रिहंद नदी पर बनाया गया है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भारत के कुछ एक बांध है जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, आपको भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में जो आंदोलन चलाया है वो चलाया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और विधवा पुनर्विवाह जो है इस पर जो कानून बनाया गया वो 1856 में बनाया गया। आपको सवाल पूछा जा सकता है विधवा पुनर्विवाह पर कानून किसने बनाया? तो कानून इस पर बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत के अंतिम गवर्नर ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय थे। प्रथम वायसराय जो है वो हैं लॉर्ड कैनिंग। 1857 में जो क्रांति हुई है वो लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में हुई है। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि ये जो विधवा पुनर्विवाह है दोस्तों, इस अधिनियम की तैयारी जो है ये इस अधिनियम का जो प्रारूप है वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही पूरा हो गया था, लेकिन पारित इसको किया है लॉर्ड कैनिंग ने। ध्यान रखें, आपसे इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राजा राम मोहन राय दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा के लिए आंदोलन चलाया। जैसे आपको सवाल पूछा गया विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया, तो आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर सवाल पूछा होता सती प्रथा के पक्ष में निम्न में से किसने आंदोलन चलाया, तो आंसर होगा राजा राम मोहन राय। और अगर पूछा जाए सती प्रथा पर कानून किसने बनाया, अधिनियम किसने बनाया, तो आंसर होगा विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। विलियम बेंटिक ने एक तो भारत सती प्रथा का अंत किया, एग्जाम में पूछा जाता है। और विलियम बेंटिक ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो शुरुआत हुई है वो 1835 में वो विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुई है। हालांकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो शुरुआत है वो लॉर्ड मैकाले के सुझावों पर की गई। ये एग्ज़ाम में आपको इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। जो राजा राम मोहन राय दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज। लेकिन जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, इसके बाद ब्रह्म समाज को जो संभाला देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। एग्जाम में आपको सवाल पूछा जाए कि तत्वबोधिनी सभा इसकी स्थापना कब हुई और किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद ये जो ब्रह्म समाज है दोस्तों, इसको जो संभाला है, इसके जो मुखिया बने वो थे केशव चंद्र सेन। परंतु केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ के विचारों में मतभेद होने के कारण केशव चंद्र सेन जो है इन्होंने अपने लिए एक अलग से ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उन्होंने नाम दिया भारतीय ब्रह्म समाज। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना किसने की, तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की है। और ठीक इसी तरह से देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, आदि ब्रह्म समाज। और ये जो है स्थापनाएं जो है ये 1866 में हुई हैं दोनों। ब्रह्म समाज जो है, अगर पूछा जा सकता है आपको कि अपने ब्रह्म समाज अपने चरम पर कब पहुंचा, तो ब्रह्म समाज किसके कार्यकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंचा, तो इस सवाल का जवाब भी केशव चंद्र सेन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? ऑप्शन ए यूराल, ऑप्शन बी अल्प्स, ऑप्शन सी रॉकीज, ऑप्शन डी एंडीज। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों, एशिया को यूरोप से अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो ऑप्शन ए यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती हैं। ये अल्प्स के पहाड़ है, ये यूरोप में है, इस तरह से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। रॉकीज पर्वत श्रृंखला जो है ये उत्तरी अमेरिका में है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला। और जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ये दक्षिणी अमेरिका में। अगर आपको सवाल पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो उस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज होगा।
अगर सवाल पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा हिमालय पर्वत श्रृंखला। सवाल आपको पूछा जाए दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो इस सवाल का जवाब होगा वो होगा अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला ये है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। किस क्षेत्र को विश्व का बाघ कहा जाता है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ऑप्शन बी सवाना क्षेत्र, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ऑप्शन डी है दोस्तों टुंड्रा प्रदेश। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का बाघ कहा जाता है। फलों की खेती के लिए इसको विश्व का बाघ कहा जाता है। और ये जो टुंड्रा प्रदेश है दोस्तों, ये पृथ्वी के जो ठंडे क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है, टुंड्रा क्षेत्र कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष शुरू हुए? ऑप्शन ए सन 1949, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1950। तो भारत में पहली बार जो आम चुनाव हुए हैं, तो भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 में हुए हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास 1951 है, तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो 1951 है। अगर ऑप्शन में 1952 दिया होता तो इस सवाल का जो जवाब 1952 ही होता। आम चुनाव भारत में सबसे पहले 1952 में हुए हैं, या फिर 1951 और 1952 में ये चुनाव हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96। सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ग्रह मंगल और अरुण के बीच में आते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी और बृहस्पति, ऑप्शन बी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन सी शनि और पृथ्वी, ऑप्शन डी शनि और वरुण। तो देखें ये सूर्य है, तो सूर्य से पहले जो सबसे नज़दीक जो ग्रह है दोस्तों वो बुध है। बुध के बाद जो है ग्रह है वो शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद जो है वो मंगल ग्रह है, यानी कि मार्स ग्रह है। उसके बाद जो है जो ग्रह है वो बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि ग्रह है, और शनि के बाद अरुण है, और उसके बाद वरुण है। तो अगर यहाँ पे आपको सवाल पूछा है कि मंगल और अरुण के बीच में कौन से ग्रह आते हैं, तो मंगल और अरुण के बीच में ये जो दो ग्रह हैं बृहस्पति और शनि, ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है। मैंने ग्रहों पर कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रहों पर मैंने जो अपने पिछले वीडियोज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने उन सवालों को डिस्कस करने की कोशिश की है जिनको एग्ज़ामों में बार बार पूछा जाता है। आप ज़रूर उन वीडियोज़ को देखें दोस्तों। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको बेनिफिट इसका ज़रूर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 97 है। मिट्टी की कौन सी किस्म भारत के अधिकतर हिस्से में पाई जाती है? ऑप्शन ए है दोस्तों काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लैटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी, और ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। मिट्टी की सबसे अधिक किस्म जो भारत में पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी है, और ये भारत के लगभग 40% हिस्से में पाई जाती है। काली मिट्टी से कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और कपास की खेती भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र में की जाती है। एक बार इसको चेक भी कर लीजिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है इसमें काली मिट्टी की अधिकांश मात्रा पाई जाती है। भारत में 4 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, चारों प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 की दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले थे? ऑप्शन ए अलवार, ऑप्शन बी नयनार, ऑप्शन सी वीरशैव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी है दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी, क्योंकि ये जो नयनार संत हैं ये शिव को मानते थे। नयनार संत जो है ये शिव को मानते थे, और जो अलवार संत है ये विष्णु को मानते थे। तो ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। दोस्तों कई बार ये सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो है गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी के यदि पूछा होता कि आध्यात्मिक गुरु बताइए, आध्यात्मिक गुरु गांधी के, तो वो उसका जो आंसर होता वो होता लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय जो है ये गांधी के आध्यात्मिक गुरु होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है
गोपाल कृष्ण गोखले ने एक संस्था भी बनाई थी जिसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। दादा भाई नौरोजी दोस्तों भारत का वयोवृद्ध पुरुष इनको कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और अगर आपको सवाल पूछा जाए धन का, जो भारत में धन का जो निकास हुआ है, धन का निकास, ड्रेन थ्योरी, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है, 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया। 1906 में 1906 में जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो उस समय कांग्रेस का जो अल्टीमेट गोल जो है वो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को मान लिया था। ये उन्होंने कहा था कि स्वराज जो है अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अल्टीमेट गोल है 1906 में। और 1906 में ही दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई है। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, इनको हम कहते हैं लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहते हैं। और जेपी नारायण को कहा जाता है लोकनायक। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। बाल गंगाधर तिलक जिन अखबारों का संपादन किया करते थे उन अखबारों में है मराठा और केसरी। मराठा जो है अंग्रेजी में प्रकाशित होता था और केसरी जो है इंग्लिश में। लाला लाजपत राय को भारत का हम कहते हैं पंजाब का शेर इनको कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर इनको कहा जाता है, पंजाब केसरी इनको कहा जाता है। जब 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो उस दौरान इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और जिस वजह से ये बीमार पड़ गए और इनकी मृत्यु हो गई। और उस समय लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी जो है अंग्रेजी हुकूमत के खात्मे की कील सिद्ध होएगी। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने उस समय दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 और क्वेश्चन नंबर 100 है, हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू की 2 आंखें हैं, यह शब्द किसने कहे थे? ऑप्शन ए है दोस्तों सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, सर सैयद अहमद खान ने ये कहा कि हिंदू और मुसलमान जो है एक सुंदर वधू की 2 आंखें हैं। ये बाकी जो ऑप्शंस हैं इनको मैं कई बार अपने वीडियोस में दोस्तों डिस्कस कर चुका हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में, आपको सवाल अगर अभी जो मेरे जहन में आ रहा है जो अलग सा क्वेश्चन हो सकता है आपको पूछा जाए, मोहम्मद अली जिन्ना जो ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने बाद में, और 1940 में जो मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन, तो उस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में हुई और कब की गई? तो वो मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 101, भगवान बुद्ध को निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए निरंजना, ऑप्शन बी बूढ़ी गंडक, ऑप्शन सी महानंदा, ऑप्शन सी महिमा। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। ये जो निरंजना नदी है दोस्तों इसको हम फल्गु नदी भी कहते हैं, फल्गु। और ये बिहार में अगर आपको ध्यान हो, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है बिहार में बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये जो बोध गया है या जो बिहार है, ये जो निरंजना नदी है ये बिहार में है। ये आपको इस तरह से पूछा जा सकता है। महात्मा बुद्ध से एग्जाम में और भी कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपको सवाल पूछा गया महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए, उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने अपनी कौन सी भाषा में दिए? तो उपदेश जो दिए महात्मा बुद्ध ने वो पाली भाषा में दिए। महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और आपको सवाल पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ? महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ। नेपाल के कपिलवस्तु के निकट जो एक गाँव है वो है, उनका नाम है लुम्बिनी। एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जा चुका है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? मृत्यु आपको पूछा जा सकता है महात्मा बुद्ध का। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई है वो हुई है कुशीनगर में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपको पूछा जा सकता है, बौद्ध धर्म ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ है। ये भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया वो कहाँ पे दिया? तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम जो उपदेश अपना दिया है वो दिया है सारनाथ में। और सारनाथ आपको पूछा जाए कहाँ पे है? तो सारनाथ जो है यूपी में है। महात्मा बुद्ध पर भी मैं कई बार बात कर चुका हूँ दोस्तों, कृपया करके पुराने वीडियोस को ज़रूर देखा करिए। तो इस तरह से आप जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके बढ़ जाएंगे। और भी कई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो वो सवाल भी आपके तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी डूरंड रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी रेड रेखा। तो अगेन सवाल रिपीट हुआ है, कई बार ये सवाल भी डिस्कस हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है
वो जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। अब भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में अगर आपको पूछा जाए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है डूरन रेखा। आपको सवाल पूछा जाए कि जो मैकमोहन रेखा ये जो है ये भारत के बीच में और चीन के बीच में है, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने एक पिछले वीडियो में मुझे लगता है जीबीटी के लिए मैंने आपको एक जीबीटी के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें रेखाओं को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। अगेन वही बात यहाँ पे आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्तों, नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी केंद्र निर्वाचन आयोग। जो नगर निगम और जो पंचायत के जो चुनाव करवाता है दोस्तों वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। इसके अलावा आपको पूछा जाए राष्ट्रपति, आपको पूछा जाए उपराष्ट्रपति, आपको पूछा जाए उपराष्ट्रपति, आपको पूछा जाए लोकसभा के चुनाव, आपको पूछा जाए राज्यसभा के चुनाव, आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं ये सारे के सारे जो चुनाव करवाए जाते हैं ये केंद्र निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। और केंद्र निर्वाचन आयोग के जो मुख्य आयुक्त इस वक्त है अभी, उनका नाम है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 104। और क्वेश्चन नंबर 104 है कि भारतीय संप्रभुता का स्रोत है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के लोग, और ऑप्शन डी है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा, मुझे तो लगता है इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी होगा दोस्तों, भारत के लोग। हालांकि जो संप्रभुता जो है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका जिक्र किया गया है, लेकिन प्रस्तावना को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग, और प्रस्तावना में जो प्रस्तावना की जो अंतिम पंक्तियां हैं उसमें लिखा है कि भारतीय संविधान को यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत के इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं, प्रस्तावना को जो शक्ति मिली है या संप्रभुता का जो जिक्र प्रस्तावना में किया गया है, वो शक्ति भी प्रस्तावना को भारत के लोगों के द्वारा ही मिलती है। तो इस सवाल का जवाब इस हिसाब से ऑप्शन सी होगा। फिर भी आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 105 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105 है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए है दोस्तों 250, ऑप्शन बी 238, ऑप्शन सी 240, ऑप्शन डी है 260। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250, लेकिन 250 में से 5 जो सीट्स हैं वो पीओके का जो एरिया है उसके लिए रिजर्व रखी गई है। तो अगर आपको सवाल पूछा होता कि वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तब इसका आंसर होता 245, लेकिन आपको अधिकतम पूछा गया है तो अधिकतम आंसर है 250। और राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है वो 12 लोगों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, और ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 80 है उसमें आपको ये इस बात का जिक्र मिलेगा। तो जब राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है तो अब आपके लिए सवाल पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 250 में से 12 यदि हम माइनस करें तो निर्वाचित सदस्य बच जाएंगे 238। लेकिन मैंने आपको कहा कि 5 सीट जो हैं हमने रिजर्व कर रखी है पीओके के लिए। अगर सवाल पूछा होता कि राज्यसभा में वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो 245 माइनस 12 अगर करेंगे दोस्तों तो 233 आपका आंसर हो जाएगा। कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, उनके लिए जो न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है। राज्यसभा को संसद का हम स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, इसलिए राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित समय तक राज्यसभा चलती है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है, जो कार्यकाल होता है, वो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। मैंने कई बार ये बात आपको कही है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। दोबारा आपके साथ इसका पार्ट 4 लेके आऊँगा। अभी इसमें कुछ सवाल और बचते हैं, इवन इसमें जो एनवायरनमेंट साइंस है उसमें वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो उन वीडियोज़ के साथ जल्द आपके साथ मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।